Hello students, this is the second video lecture related to the citric acid cycle. तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था सिट्रिक एसिड साइकिल का उसको समझा था कि सिट्रिक एसिड साइकिल के क्या इंपॉर्टेंस होती है, कहाँ पे ये होती है, और दिस इज़ द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो सिट्रिक एसिड साइकिल पार्ट 2 जो वीडियो है इसमें हम जो भी 8 स्टेप्स हैं सिट्रिक एसिड साइकिल से रिलेटेड उनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे, एंजाइम्स, उनकी रेगुलेशन, ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो सिट्रिक एसिड साइकिल का दिस इज़ एन ओवरव्यू। ये हम पिछले वीडियो में पूरा समझ चुके हैं कि 8 स्टेप्स होते हैं और हमें अल्टीमेटली NADH2 FADH2 ATP का प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर हम पर साइकिल को देखते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल पर साइकिल क्या चल रहा होता है, एक साइकिल में इसमें एक एसिटाइल कोएंजाइम में ग्रुप एंटर करता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। एक एसिटाइल ग्रुप जो है वो आपके 2 कार्बन का बना है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज करती है, लीव करती है सेल को। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये एक्चुअली इसी कार्बन इस साइकिल के अंदर, इससे पिछली वाली जो साइकिल चल रही होती है उसके कार्बन से you not need to understand this in detail, just you have to remember, just you have to understand that ये जो कार्बन है ये इस साइकिल से रिलेटेड नहीं होते, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी फ्यूटाइल कि आपने 2 कार्बन एंटर कराए और 2 कार्बन आपने रिलीज करवा दिए, तो देयर इज नो मीनिंग कि आपने ये साइकिल क्यों रन कराई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपको 8 स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स ऑक्सीडेशन स्टेप होते हैं। बिल्कुल सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में जो इम्पॉर्टेंट है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ओनली, इसमें आप प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट। एसिटाइल कोएंजाइम से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज से एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन होता है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन का है, इसके साथ ऑक्सो एसिटेट कंबाइंड होता है 4 कार्बन का, तो 6 कार्बन के आपके साइट्रेट का सिंथेसिस होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ साइट्रेट जो है ये सिंथेसाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ साइट्रेट सिंथेस। ठीक है, ये आपकी रेट लिमिटिंग स्टेप होती है, यहाँ से आप इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इरिवर्सिबल होती है और एनर्जेटिकली फेवरेबल होती है। डेल्टा जी कैसा है इनका, नेगेटिव है, यानी सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, तो ये रिवर्सिबल और फेवरेबल रिएक्शन है। सेकेंड प्रोसेस इज आइसोमराइजेशन। साइट्रेट जो होता है इसका आइसोमराइजेशन होता है आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो ये कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एनर्जी डिफरेंस इनमें बहुत कम होता है और अनफेवरेबल रिएक्शन होती है ये। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट स्टेप जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप देखिए, यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है ये ऑक्सीडाइज होते हैं, NAD जो रिड्यूस होता है और NADH2 का प्रोडक्शन होता है, यानी 1 मॉलिक्यूल NADH2 का यहाँ पे जनरेट हुआ और सेकंड जो होता है जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी CO2 का रिमूवल होता है। तो इसमें कैसा होता है, ये फेवरेबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है और हमें साथ ही साथ क्या मिला, 1 मॉलिक्यूल NADH2 का जनरेट हुआ। तो टोटल हमने कहा था कि 2 CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं रिलीज होते हैं, तो उसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है जिसमें आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फाइनल ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, इसी तरह से ये भी आपके 3 एंजाइम से का एक कॉम्प्लेक्स होता है और इस प्रोसेस में भी क्या होता है, NAD से NAGH2 का जनरेशन होता है, कोएंजाइम में इसमें इन्वॉल्व होता है। एंड ये भी कैसे आपकी फेवरेबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है।
जनरेशन ऑफ जीटीपी। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट होती है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट का सिंथेसिस होता है। तो ये आपके कैसी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसमें आपके हम क्या कह रहे हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज और थायोकाइनेज दो एंजाइम्स होते हैं। देखिए दो रिएक्शंस होती हैं, एक तो होता है जिसमें सिंथेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे होते हैं सिंथेटेज। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। सिंथेटेज जो एंजाइम्स होते हैं उनको फंक्शनिंग के लिए या वो जब रिएक्शन करते हैं तो एटीपी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। सिंथेज अगर इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे हम एटीपी की बात नहीं करेंगे या किसी भी जीटीपी की या सीटीपी की बात नहीं, लेकिन अगर सिंथेटेज एंजाइम है तो आप कहेंगे कि जीटीपी या एटीपी इसमें इन्वॉल्व होगा। प्रोसेस कैसा है इसका, ये आपका नेगेटिव है यानी फेवरेबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो नेक्स्ट होता है जिसमें हम कहते हैं कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट का प्रोडक्शन होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे आपके NADH2 का जनरेशन नहीं होगी, FADH2 का जनरेशन होता है। FADH2 और NADH2 में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि कितने एनर्जी पर मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो FADH2 से 1.5 ATP माने जाते हैं और NADH2 से 2.5 ATP माने जाते हैं, ठीक है। Succinate dehydrogenase is the only enzyme that is bound with the inner membrane of mitochondria. बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये एंजाइम जो है ये मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, ये कि इसकी खास बात है और ये आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में। सेकेंड नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होता है और फ्यूमरेट से मैलेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फ्यूमरेट से मैलेट का प्रोडक्शन है नेक्स्ट स्टेप में, और इसके आगे का जो स्टेप है दैट इज रिलेटेड विद द मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। मैलेट से ऑक्सिलो एसीटेट का प्रोडक्शन होता है। पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें NAD से NADH2 का जनरेशन होता है। NADH2 अगेन आपके जो है इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करते हैं और ATP का प्रोडक्शन करवाते हैं। ये रिएक्शन कैसी है आपकी, अनफेवरेबल है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑक्सिलो एसीटेट जो हमारे रिएक्शन के शुरू में थे, ये ऑक्सिलो एसीटेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है और इससे आपका क्या होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम से मिलके आप क्या बनाते हैं, साइट्रेट का सिंथेसिस करते हैं। तो रिएक्शन जो है वो वापस से चलते हैं। दिस इज द 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो 1 टन में आपने इन टोटल हमने देखे 3 NADH2 का जनरेशन होता है, 1 FADH2 का जनरेशन होता है और 1 आपके GTP का जनरेशन होता है। ये GTP आपका ATP में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड काइनेज। और पूरे रिएक्शन में आप देखते हैं कि 2 CO2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन ओवरव्यू, दिस इज अबाउट 1 टन। 1 टन मीन्स आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उससे 2 पायरुवेट आपके पायरुवेट का प्रोडक्शन होता है एंड दिस रिएक्शन दिस साइकिल रिप्रेजेंट ओनली फॉर 1 पायरुवेट। तो इन टोटल हम अगर बात करें तो 2 पायरुवेट या 1 ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो 1 ग्लूकोज से आपके 6 NADH2 का जनरेशन हो रहा है, 2 FADH2 का जनरेशन हो रहा है एंड 2 GTPs का जनरेशन हो रहा है। नेट रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है और इससे हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसके अलावा NADH2 FADH2 और GTP का प्रोडक्शन होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ATP यील्ड अगर हम बात करें, पूरा एक एरोबिक ऑक्सीडेशन अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल का करवाते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर हम होल एरोबिक ऑक्सीडेशन देखते हैं तो उसमें आपकी ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों काउंट होती हैं। ग्लाइकोलिसिस पोर्शन में हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार रन करेगी। ये आपके मुझे लगता है ये डाउट अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 1 बार ग्लाइकोलिसिस और 2 बार सिट्रिक एसिड साइकिल को हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर इस तरह से तो एक ग्लाइकोलिसिस में आपके 2 ATPs जनरेट होते हैं और 2 NADH2 जनरेट होते हैं इन वन ग्लाइकोलिसिस फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम बात करें फॉर 1 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल तो कितने होंगे आपके 2 NADH2 जो होते हैं ये जनरेट होते हैं, ये आपके जनरेट होते हैं जब आप बात करते हैं पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन की, और बाकी जितना भी आपने साइकिल में देखा ये सब हम 2 बारी में काउंट करेंगे। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो पूरी रिएक्शन में आपको 30 या 32 ATPs का जनरेशन होता है। 30 और 32 जो है हम अलग अलग तरीके से लेते हैं, यानी यहाँ पे शटल सिस्टम्स होते हैं कुछ,
ये आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। शटल सिस्टम होते हैं, उसके बेस पे NADH से माना जाता है कि या तो 2.5 ATPs जनरेट होंगे या 3 ATPs जनरेट होंगे। इसी तरह से FADH2 के लिए माना जाता है कि या तो 1.5 ATPs होंगे या 2 ATPs होंगे। तो ये जो थोड़ा सा वेरिएशन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करते हैं कि 30 या 32 ATPs जो होते हैं इन टोटल जनरेट होते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर एरोबिक ऑक्सीडेशन आप करते हैं तो हमें कितना एनर्जी डिफरेंस मिलता है एनारोबिक कंडीशन के कंपैरिजन। एनारोबिक कंडीशन में आपका सिर्फ ग्लाइकोलिसिस रन करेगा, जबकि एरोबिक ऑक्सीडेशन में आप ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड दोनों की बात करेंगे और एनर्जी जो होती है वो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेगुलेशन एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो रेगुलेशन जो होते हैं, जितने भी आपके जो रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, ये आपके आते हैं पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम के प्रोडक्शन में, आइसोसेट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन एंड मैलेट से ऑक्सोलोएसिटेट का जो प्रोडक्शन होता है, इस पूरे इन स्टेप्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल अगेन जो होता है वो सबस्ट्रेट लेवल पे भी हो सकता है और एंजाइमेटिक लेवल पे भी हो सकता है। अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नियर अबाउट इक्वल है तो आप डिफरेंट को फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। और अगर दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, तो एंजाइम्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एंजाइम्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो अगर हम विटामिन्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो रिएक्शन कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा इस रिएक्शन को हमारे को करने का पर्पज़ क्या है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन हमने एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है, तो अगर हमारे सेल में एनर्जी ऑलरेडी है, अगर हमारे सेल में ऑलरेडी NADH2 प्रेजेंट है, अगर हमारे सेल में ऑलरेडी ATPs प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये पहले ग्लाइकोलिसिस के स्टेप पे ही रुक जाएंगी, या आप कहेंगे कि पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है आगे एसिटाइल कोएंजाइम में, ये वहाँ पे रुक सकती हैं। तो अगर हमारे पास में नीड नहीं है, अगर सेल के पास में ऑलरेडी सब प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स हैं, ऑलरेडी अगर एनर्जी अवेलेबल है एक प्रॉपर अमाउंट में, तो ये रिएक्शंस नहीं चलती हैं। ये रिएक्शंस तभी होती हैं जब सेल को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स की। तो इफ सेल इज सप्लाइड विद इनफ एनर्जी, यानी NADH2 अगर अमाउंट में प्रेजेंट है, ATP अगर प्रेजेंट है, तो दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सभी तरह की जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की मेटाबॉलिज्म सिट्रिक एसिड साइकिल पे आके रुकती है। यानी जितना भी जो भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स बनने होते हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद आगे का प्रोसेस चालू होता है। इसी तरह से इस पूरी साइकिल में 4 और 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आप जब फैट मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे कि हम ऑक्सोलोएसिटेट की बात करते हैं या मैलेट की बात करते हैं या सक्सिनाइल कोएंजाइम, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट्स, बहुत टाइम जो हैं, बहुत बार आप इन नामों को सुनेंगे जब आप उन मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे। तो ये एक सेंट्रल एक बहुत सारे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को भी ये प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली में सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है। आई वांट टू brief about I want to give a brief about the evolution aspect, कैसे सिट्रिक एसिड साइकिल इवॉल्व हुई। एक्चुअली ये हमें पता है कि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। हम लोग एक रिड्यूसिंग कंडीशन में नहीं थी, ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं थी। जब साइनोबैक्टीरियाज का इवोल्यूशन हुआ, तो साइनोबैक्टीरियाज के इवोल्यूशन से ही ऑक्सीजन का इवोल्यूशन रिलेटेड है। और जैसे ही ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ, तो आपके जो भी मॉलिक्यूल्स थे लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनका क्या हुआ, एरोबिक ऑक्सीडेशन होने लगा। और इस एरोबिक ऑक्सीडेशन से चूंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक अमाउंट, तो ये फिर प्रोसेस इवोल्यूशन में सेलेक्ट होता गया और आगे ये एक्सटेंड होता गया, इसमें फर्दर इवोल्यूशन हुआ। लाइक आप आर्की बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो सिट्रिक एसिड साइकिल आपको वहाँ पे भी देखने को मिलता है, बट वहाँ पे क्या होता है, लीनियर प्रोसेस होता है। ये पूरे स्टेप्स वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट तक ही प्रोसेस चलता है। तो बेसिक जो वहाँ पे रिएक्शंस थी वो रिलेटेड थी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से, एनर्जी से रिलेटेड नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये इवोल्यूशन में काम आने लगी ये रिएक्शन, इसको और भी ज़्यादा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे या जो आपके हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स थे, जब उनका इवोल्यूशन हुआ, तो इस प्रोसेस में भी फर्दर इवोल्यूशन हुआ और ये एक साइक्लिक फॉर्म में आने लगी, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म में जब रिएक्शन होती है तो आप देख सकते हैं कि
एक जो भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस आपका लीनियर था, जबकि ये आपका कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा कभी नहीं होता कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है। आप have you ever think about the cyclic reactions, how they are going on? मतलब आप कैसे होता है कि सबस्ट्रेट बना फिर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की तरफ होता है। एक्चुअल में ये जो रिएक्शंस चलती हैं इनके पीछे का लॉजिक ही यही होता है कि आप जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसको तुरंत आप सबस्ट्रेट की तरह काम में लेते हो और हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम रहती है। यानी जैसे ही आपने प्रोडक्ट बनाया उसको आपने हटा दिया, जैसे ही वो प्रोडक्ट हटा तो वापस से उसी सबस्ट्रेट ने उस प्रोडक्ट को बनाया। यानी जो आपका एक रूल है, आई थिंक केमिस्ट्री में एक रूल है कि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में चलती है जहाँ पे उसके किए गए यानी उस रिएक्शन के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये कौन सा एक रूल है, लेकिन आई हैव लर्न दिस रूल कि जब रिएक्शंस जब चल रही होती हैं तो आप जहाँ उस ये कोई भी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ उसके किए गए इफेक्ट को हम ख़त्म कर सके। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट जब बना उसे हमने हटाया तो रिएक्शन फिर फर्दर उसी डायरेक्शन में चलती है। ऐसा कभी नहीं होता ये रिवर्स चलेगी, ठीक है। रिवर्सेबल स्टेप्स भी हैं इसमें, लेकिन ये कभी रिवर्स नहीं चलती है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। So this is the basic concept related with the citric acid cycle. Now I think you मतलब आप अब कंफर्टेबल होंगे इस पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल को समझने के लिए, क्योंकि आपने सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ ही ग्लाइकोलिसिस को भी स्टडी किया है। तो इन टोटलिटी हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डील किया है। किस तरह से आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपको एनर्जी मिली, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडेशन के साथ आपको और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर भी मिलता है। हम ऐसा नहीं है कि हम जो इंटेक कर रहे हैं वाटर का वही वाटर हम लोग ले रहे हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म में भी वाटर बनता है, ठीक है। और इसमें आपका एक वीडियो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उससे रिलेटेड बात करेंगे, वो आपका थर्ड स्टेप आता है। तो ये आपका एक तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी माना जाता है, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पे आप CO2 और ऑक्सीजन की एक्सचेंज की बात करें, आपने ऑक्सीजन ली, CO2 को प्रोड्यूस किया, दिस इज अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो थैंक यू।